बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विस सदर्न गैस कंपनी के शॉर्टफॉल में मज़ीद इजाफा हो गया है। गुम्बज गैस फील्ड से 50 MMCFD गैस की कमी हो गई है। 16 दिसंबर से प्रेशर में कमी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। स्विस सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक गुम्बज में 50 MMCFD गैस कमी का मज़ीद सामना है, जिसके सबब प्रेशर में कमी होगी। इस वक्त गैस की तलब 1250 MMCFD है, जबकि सप्लाई 773 MMCFD गैस है। शहर में गैस की कमी के बायस लांढी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया, साइट, औरंगी टाउन, सुरजानी, केमाड़ी समेत मुतादिद इलाकों में गैस कमी के बायस शहरी सिलेंडर या लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, देखें, कराची शहर में पहले ही गैस का बहरान जो है वो संगीन है और इस वक्त स्विस सदर्न गैस कंपनी की जानिब से जो है वो ये बताया गया है कि कराची और सिंध को मिलने वाली जो गैस की मिकदार है उसमें मजीद 50 MMCFD जो है उसका शॉर्टफॉल हो गया है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि गंबट जो गैस फील्ड है वहाँ पर कुछ गैस का अखराज हुआ है, जिसके बायस जो वहाँ से गैस की सप्लाई लाइन है उसको फिल वक्त बंद कर दिया गया है। टेक्निकल टीम जो है वो वहाँ पर भेज दी गई है और मरम्मती काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो कराची को मिलने वाली गैस की मिकदार है उसमें 50 MMCFD मजीद शॉर्टफॉल का सामना है। और ये बताया जा रहा है स्विस सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैस प्रेशर्स हैं उसमें मजीद जो है वो कमी का सामना हो सकता है और ये सामना कल सुबह 10 बजे तक जो है वो बरकरार रह सकता है। और साथ ही साथ शहर की इस वक्त सूरत हाल की अगर बात की जाए तो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त गैस की सप्लाई है वो खासी परेशान कुन है। मुख्तलिफ जो रिहायशी इलाके हैं उनमें रात के वक्त में हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर गैस गायब रहती है, जबकि लियारी, बल्दिया टाउन और इसके साथ साथ कुछ मरीर के इलाके हैं जहाँ पहले ही सिलेंडर्स और लकड़ियों के जरिए जो है वो शहरी गुजारा कर रहे हैं। और अब ऐसी सूरत हाल में मजीद 50 MMCFD का गैस कम जो है वो हो चुकी है, तो मजीद शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया हबीब इस तफसील का। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बार में आए और आपको वो चेक देके गए ताकि ना सिर्फ जमीन आपकी हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा सके और आप लेके मसाइल हल। वुकला ने कहा कि पार्किंग का मसला है, पार्किंग का मसला है, साइलिन हो उनको तकलीफ होती है, हमारे वुकला हैं उनको तकलीफ होती है, हमारी खवातीन आती हैं उनको तकलीफ होती है, हमें कार पार्क की परमिशन दी जाए। हमने ये नहीं सोचा किसी से पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा हम आपका मसला हल करके देंगे और मसला हल करके दिया। और आज आप देख सकते हैं कि वो पार्किंग की फैसिलिटी आप तमाम लोगों के लिए मौजूद है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब आपके नुमाइंदे आपके मुतालबात का हक अदा करते हैं तो बेहतरी आती है। आपके नुमाइंदे जब आपकी ऐसन अंदाज से नुमाइंदगी करते हैं तो आपके मसाइल हल होते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं सिंध बार काउंसिल का रुकन हूं, आप वुकला के जो जो मसाइल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मसाइल आपको हल करके देगी इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको मसाइल हल करके देगा, मुराद अली शाह आपको मसाइल हल करके देगा। हम चाहते हैं कि वो हकीकी जमहूरियत की जंग जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसका आगाज किया था, आइन की सरबुलंदी की जंग जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में आइन दिया गया, जिसको आप वुकला ने आगे लेकर बढ़े। अब वक्त और जरूरत इस बात की है कि हमें उस आइन की सरबुलंदी की कोशिश करनी है। हमें मेक श्योर करना है कि जमहूरियत मुस्तहकम रहे, आइन की बेहुरमती ना हो, उस आइन को पामाल ना किया जाए और वो आइन पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के मर्द को, औरत को, बच्चे को, हम तमाम लोगों को, आप वुकला को जो हुकूक फराहम करता है वो हुकूक हम सबको इंशाल्लाह मिले। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आप वुकला के मसाइल हल कर रही है, अब हम सबको ये तहिया करने की ज़रूरत है कि हम साइलिन के मसाइल भी हल करें। हमारी ज़रूरत इस बात की है
کہ ہم سائلین کے مسائل حل کریں. جو لوگ جن لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اس انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. ہمیں ایک ضرورت اس بات کی ہے جو عرصہ دراز سے کیسز پینڈنسی ہے اس پینڈنسی کو ختم کریں, پروسیجرز کو آسان بنائیں تاکہ ایک عام آدمی کو سستا اور یقینی انصاف مل سکے. اور جب وہ انصاف ملے گا تب میں سمجھتا ہوں اب وکلا کا بول بالا ہوگا, ہم سیاسی لیڈران کا بول بالا ہوگا, بار کا بول بالا ہوگا, بینچ کا بول بالا ہوگا. اور میں چاہتا ہوں, میں سندھ بار کاؤنسل کے ساتھ پہلے بھی بیٹھا ہوں, بار ایسوسیشن کے ساتھ پہلے بھی بیٹھا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر بیٹھ کر ایسے قوانین وضع کریں, ایسے پروسیجر کو وضع کریں جو کہ ایک عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے, کہ ایک عام آدمی کے جو مسئلے مسائل ہیں ختم ہو سکیں, وہ جو ایکسیس ٹو جسٹس کا مسئلہ ہے وہ مسائل حل ہو سکیں. اور اس کے لیے جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, شانہ بشانہ کھڑی ہوگی, تاکہ وکیلوں کو انصاف ملے, سیاسی لیڈران کو انصاف ملے, غریب کو انصاف ملے, مزدور کو انصاف ملے, ایک عام آدمی کو انشاءاللہ انصاف مل سکے. آپ لوگوں نے اپنے اور جو مسئلے مسائل بتائے ہسپتال کے حوالے سے, میں سندھ بار کاؤنسل کی تمام معزز باڈی کو دعوت دیتا ہوں, میرے پاس آئیے, ساتھ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ, جس طرح اور مسائل آپ کے حل کیے ان مسائل کو بھی حل کر کے دیں گے انشاءاللہ. وکلا کی ٹریننگ کے لیے جو انٹرنشپ کا نظام ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وضع کریں گے تاکہ ایک عام نوجوان لڑکے کو لڑکی کو وہ موقع مل سکے کہ وہ بھی آئے, عدالت کی معاونت کرے, وکلا کی معاونت کرے اور اس سوسائٹی کا ایک باعزت شہری انشاءاللہ بن سکے, تو اس کا بھی نظام وضع کیا جائے. لیکن مجھے کمٹمنٹ یہ چاہیے کہ ہم مل کر وہ جو وکلا تحریک کا نعرہ تھا نا, عدل بنا جمہور نہ ہوگا, عدل بنا جمہور نہ ہوگا, عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ جو نظم تھی, اس نظم کا یہ حصہ ہے, یہ دل کو چھوتا ہے. اور جب 2007-2018 میں 2007-2008 میں جب وکلا تحریک سٹارٹ ہوئی تھی, یہ نعرہ وہ تھا جس کو ساری پاکستانی قوم نے لبیک کہا. ہم سب نے کہا رول آف لا کی جنگ ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, آئین کی سربلندی ہونی چاہیے, ڈگنیٹی آف مین ہونا چاہیے, کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. کوئی شخص کوئی بھی ہو, کتنا طاقتور کیوں نہ ہو, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کرے, کسی کی بے حرمتی کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا آئین, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 14 میں کہ ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. یہ عزت صرف کسی وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے, وزراء کے لیے نہیں ہے, وکلا کے لیے بھی ہے, سائلین کے لیے بھی ہے, ہر کسی کے لیے. جدوجہد اس بات کی ہونی چاہیے کہ ان ٹرو ایسنس ہمیں اس رول آف لا کی سربلندی کے لیے ہم لوگ مل کے جدوجہد کریں تاکہ ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے, وکیل کو انصاف مل سکے, غریب کو انصاف مل سکے. یہ جو عرصے دراز سے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں پینڈنسی کے مسائل ختم ہو. اور اس کے لیے میں آپ کی توسط سے یہ عدالت کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو پروسیجرل قوانین میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نظام کو آسان بنایا جا سکے, میرا دفتر, میری حکومت حاضر ہے. بینچ ساتھ بیٹھے, بار ساتھ بیٹھے, حکومت ساتھ بیٹھے, ہم تینوں مل کے نظام کو آسان بنائیں تاکہ لوگوں کو سستا اور ضروری انصاف مل سکے. پاکستان زندہ باد. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کانفرنس کر رہے تھے, آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. مجاہد کالونی میں ملبہ ہٹاتے ہوئے کرین کے نیچے دب کر اشتیاق نامی شخص جان کی بازی ہار گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ علاقہ مکینوں کا الزام ہے کہ سرکاری گاڑیوں کی جانب سے یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل جائے حادثہ پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات لیتے ہیں. جی نعمان, بتائیے گا. جی ہاں بالکل, میں اس وقت مجاہد کالونی میں موجود ہوں جہاں پر آج صبح کرین کے نیچے یہ جو ملبہ یہاں پر پڑا ہوا ہے انکروچمنٹ کی جانب سے, جو یہاں پر آپریشن کیا گیا تھا, اس کا ملبہ جو یہاں پڑا ہے اس کو ہٹانے کا جو کام کیا جا رہا تھا, اسی دوران جو ہے یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. کرین کے نیچے ایک شخص, اشتیاق نامی شخص جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے. میں اس وقت اسی اسپاٹ پر موجود ہوں, اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر وہ اشتیاق نامی شخص جو ہے وہ سو رہا تھا, کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور یہاں پر وہ سو رہا تھا. میرا کیمرہ مین احسن امین آپ کو دکھائے تو یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے
जहाँ पर वो इश्तियाक नामी बंदा सो रहा था, और ये वो प्लेट है उसकी जिसके अंदर वो खाना वाना खाता है। ये खाने की उसकी तमाम सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है, रोटियाँ हैं, सालन है, इसके साथ साथ पानी की बोतल भी यहाँ पर पड़ी है, इश्तियाक की ही है, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और वो कंबल में लिपटा हुआ था। क्रेन जब यहाँ पर आई उसने उसे नहीं देखा, और इसी दौरान जो है वो क्रेन के नीचे दबकर जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। पुलिस का ये कहना है कि ये जो गाड़ियाँ थी इनका इंक्रोचमेंट की टीम से, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि इलाका मकीनों का ये कहना है कि यही वो गाड़ियाँ थी जिन्होंने इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया था, और इन्हीं गाड़ियों ने जो है, इन्हीं गाड़ियों के नतीजे में जो है ये इश्तियाक नामी जो शख्स है जो अपनी जान की बाजी हार गया है, उनकी जानिब से सरिया और निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये सरकारी गाड़ियाँ थी। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा, क्या ये वही गाड़ियाँ थी जिन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन किया था और उसके बाद जो है आज सरिया और निकालने आए थे? जी ये वही गाड़ी है, डी के प्राइवेट का नाम है, सरकारी गाड़ी है, डी के वही क्रोचमेंट की टीम थी। अगर ये सरकार प्राइवेट गाड़ियाँ थी तो मोबाइल क्यों मौजूद थी सर? अगर ये प्राइवेट गाड़ी थी यहाँ से लेके क्यों गए? सही है, ये सरकारी गाड़ियाँ थी, ये क्रोचमेंट में हिस्सा ले रही थी, और ये झूठी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेट गाड़ियाँ। इधर भाई 20,000 के सरिये के पीछे 50,000 की गाड़ी कौन लाएगा इधर? कौन बुलवाया? बिल्कुल हाँ, यकीनी तौर पर इलाका मकीनों का ये कहना है कि इसके अंदर जो है वो सरकारी गाड़ियां ही इस्तेमाल की गई हैं, और जिसके नतीजे में इश्तियाक नामी शख्स जो है अपनी जान की बाजी हार गया है। जी आगे बढ़ो, आपको बताएं, लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा महकमा सेहत के एक्शन लेने के बावजूद दरबदर हैं। साबिक प्रिंसिपल को तलबा पर तशद्दुद और गबन समेत संगीन इल्ज़ाम पर मुअत्तल बादअज़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन साबिक प्रिंसिपल शबाना बलोच लियारी नर्सिंग कॉलेज का चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद। जी इस वक्त मैं सिंध सेक्रेटरीट पीपल्स स्क्वायर पे मौजूद हूँ। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा को के 2 महीने हो चुके हैं जिन पर कॉलेज के दरवाजे इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा को का ये कहना था, 2 महीने पहले इनका एहतजाज शुरू हुआ था, जिसमें इनका ये कहना था कि लियारी नर्सिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं शबाना बलोच, वो उनको हरासा करती हैं। उसके साथ ही साथ जो नर्सिंग कॉलेज के तलबा हैं उनको जो माहाना वजीफ़ा दिया जाता है उसमें भी गबन किया जाता है। इसके साथ ही साथ तलबा को जिनसी हरासगी के हवाले से भी शिकायत थी। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद इन्होंने सिंध सेक्रेटरीट पर 2 महीने कबल एहतजाज किया था, जिसपे प्रिंसिपल शबाना बलोच अपने स्टाफ के हमरा सिंध सेक्रेटरीट पर आकर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जो कि मीडिया पर ऑन एयर भी हो चुका है। तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और वो क्यों एहतजाज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अदील अहमद है और मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग मुसलसल 5 से 6 माह हो गए हम लोग यहाँ पे आके बैठते हैं डेली रोडियो पे आके और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट। अब मैडम का लेटर निकलने के बावजूद, ट्रांसफ़र होने के बावजूद, 15 डे का स्टे ऑर्डर लेने के बावजूद अभी तक वो कॉलेज पे कब्जा जमाए बैठी हुई है। कॉलेज के गुंडे हमें अंदर नहीं जाने देते। हम मुसलसल इन 5 से 6 महीनों के अंदर 5-6 मरतबा हम लोग अटैम्प्ट कर चुके हैं, कॉलेज जा चुके हैं, लेकिन हमें कॉलेज के दरवाजे से इंटर नहीं होने दिया जा रहा। 2 बार हम कॉलेज के अंदर जा चुके हैं ऊपर, लेकिन कॉलेज का दरवाज़ा हम पे बंद है। हम पे यही आगे से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये लोग गुंडे हैं, यहाँ पे मंशियात फरोश करते हैं। कल बाकायदा उज़ैर लाल के गुंडों ने हम पे हमला किया, जिसकी वीडियोस तस्वीर सोशल मीडिया पे मौजूद है, लाइव वीडियो चली है, जिसके अंदर वो बाकायदा तौर पे बच्चों को मार रहे हैं। और उज़ैर लाल ने खुद कहा है कि इनको यहाँ से मार के भगाया जाए। एक कॉलेज PRO का, जो कि MBBS का PRO, उसका क्या काम नर्सिंग कॉलेज के अंदर? नर्सिस का अपना एक कॉलेज है, नर्सिस एक अपने हिसाब से जीते हैं। MBBS के PRO को क्या काम कि वो तलबा पे आके तशद्दुद करवाए? यहाँ पे तलबा को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, तलबा को अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। हमारे 1 महीने के बाद अभी डाउ में फाइनल टर्म होने जा रहा है, हम लोगों ने 6 महीने से एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। हम 6 महीने से मुसलसल सरापा एहतजाज है। ये गरीब के बच्चे, सिंध के बच्चे नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? जैसे कि लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा इस वक्त सिंध सेक्रेटरीट के सामने पीपल्स स्क्वायर पर सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान करने की बातें की जाती है, करप्शन फ्री सिंध बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन एक 17 ग्रेड के अफसर के सामने पूरा महकमा सेहत सिंध जो है इस वक्त लाचार महसूस होता है। और तकरीबन जो नए प्रिंसिपल हैं उनको चार्ज भी नहीं दिया जा रहा। महकमा सेहत सिंध की जानिब से वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पेचहो ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी। उस कमेटी ने इंक्वायरी करने के बाद शबाना बलोच को बरतरफ कर दिया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें बहाल कर दिया गया और लियाकताबाद नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन वो लियाकताबाद नर्सिंग कॉलेज नहीं जा रही, लियारी नर्सिंग कॉलेज में ही मौजूद है। ऐसे में उनके क्या ऐसे मफादात हैं कि वो लियारी नर्सिंग कॉलेज से आगाह करें
करते सिंध सरकार ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और इलेक्शन कमीशन ने इंतजामी सतह पर किए गए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा इजलास में क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, इंतजाम का जायजा लिया गया। इस इजलास में सूबा इलेक्शन कमिश्नर, जो मुतल्लिक़ महकमों के सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि कराची में 4995 जबकि हैदराबाद में 3971 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होंगे। कराची और हैदराबाद डिवीजन में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से कहा गया है सूबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 60,000 सरकारी मुलाजिम जो अहदी खदमात सर अंजाम देंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से IG सिंध ने बताया कि 38,235 कराची में जबकि हैदराबाद में 24,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर जो है मामूर होंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध और इलेक्शन कमीशन ने जो सरकारी सतह पर जो इंतजाम किए गए इन पर एतमाद का इज़हार किया और जो है इस पर अमल दरामद करने के भी अहकाम जारी किए। जी ठीक है, आज़ाद नौरियो हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज़ी पाकिस्तानी कौंसल जनरल काज़ाकिस्तान शमासुर रहमान ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स में तजारत बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ सकती है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, दो तरफ़ा तिजारत की बात की जाए तो पाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ जो दो तरफ़ा तिजारत का हजम कितना है, भारत जिसमें लैंड रूट नहीं है उसके बावजूद तो $2 अरब की सालाना तिजारत कैसे कर रहा है। यहाँ पे एजाज़ी कौंसल जनरल किर्गिस्तान के जो पाकिस्तान के कौंसल जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है सर, और पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इट ऑल कम्स डाउन टू अस एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज़। इन द लास्ट ईयर एंड हाफ हमने पिछले 1.5 साल में बैंकिंग चैनल्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमने वीज़ा रजीम को और बेहतर कर दिया है और 30 दिन के अंदर हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी, एक तरफ आपका बैंकिंग सेक्टर, एक तरफ आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स और एक तरफ आपका द ईज़ ऑफ वीज़ा, विल बी एबल टू इंक्रीज़ आवर बायलैटरल ट्रेड। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं कोई $150 बिलियन पे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, और इंडिया जैसे आपने कहा जिसके पास लैंड रूट है नहीं, वो सिर्फ एयर के थ्रू अपना ट्रेड कर रहा है, is at about $2 billion. So we, with our resources and connectivity, are not even 10%. So potential है इसमें। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें उनको फराहम कर सकता है? जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी फल, फ्रूट्स, सब्जियां हैं, क्या क्या चीज़ें फोकस? जैसे आपने कहा, पाकिस्तान हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वेजिटेबल्स ये अभी जा भी रहे हैं, पर इसके साइड बाय साइड हमारा फार्मा सेक्टर है, हमारे स्पोर्टिंग गुड्स जा रहे हैं और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। चारों को हमने एंगेज किया है पिछले 1.5 साल में, और जो हमारा ट्रेड जंप हुआ है $60 मिलियन से $180 मिलियन पे, उन पे इन चारों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। पाकिस्तान जो दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात भी उठा रहा है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान की बात की जाए तो दो तरफ़ा तिजारत जो है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो $18 करोड़ के करीब पहुँच गया है। और यहाँ पे जो भारत का जो बताया है कि लैंड रूट ना होने के बावजूद सालाना $2 अरब की बड़ी तिजारत कर रहा है, उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे मौजूद हैं। शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। खबर शामिल कर और आपको बताएं, होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक ने कहा है कि बंदरगाहों पर दालों के कंटेनर्स रिलीज ना हुए तो मुल्क में दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। यही सूरत हाल रही तो खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची की बंदरगाहों पर पहले सोयाबीन, सब्जियों और अब 5000 से ज्यादा दालों के कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला संगीन होने लगा। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। जनरल सेक्रेटरी होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन फरहद सिद्दीक का कहना है कि बैंक 240 के रेट पर भी माल रिलीज नहीं कर रहा। शिपिंग कंपनीज फ्री डेज से एक दिन ताखिर होने पर 36 से 40 हजार की डिटेंशन और डैमेज लगा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो खुराक की किल्लत हो जाएगी। अब डॉलर हम लोग मांगने जाते हैं बैंक से, बैंक हमें डॉलर नहीं प्रोवाइड कर रहा, और प्रोवाइड ना करने की वजह कि उनको सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। हम उनको ये बता रहे हैं कि आप कोई भी रेट लगा लें, आज 225 का रेट है, आप 240 के हिसाब से अपना रेट लगा लें, लेकिन हमें जो है वो माल तो छुड़वाने दें, क्योंकि एक दिन
अगर 10 दिन हमारा फ्री होता है, अगर 11वां दिन हो जाता है तो एक कंटेनर के पीछे हमें 36 से 40 हज़ार रुपया जो है वो डैमरेज और डिटेंशन की सूरत में देना पड़ता है। फरद सिद्दीक बोले कि ऑस्ट्रेलिया के 1200 कंटेनर्स वहां के एक्सपोर्टर्स ने इसलिए रोक दी हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं। डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। ये करना चाहिए कि जो इनके पास अभी खुराक के लिए डॉलर तो रिलीज़ करें ना, बाकी लग्जरी आइटम पे जो है वो डॉलर उनको बैन कर दें, लेकिन खुराक बेसिक आइटम है एक इंसान की। मुल्क में एक जानिब खुराक के बहरान का खदशा पैदा हो गया है तो दूसरी तरफ दालों की कीमतों में इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में हुकूमत इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन शकील के साथ काविश पेमन, सिटी 21। चावल भी कराची वालों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। शहर में एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इक़साम के चावलों की कीमत में 30 से 40 रुपए का इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चावल भी कराची वालों की पहुंच से दूर हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची शहर में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं चावल की, तो चावल की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 30 से 40 रुपए का मुख्तलिफ कैटेगरीज में इजाफा हुआ है। इसकी क्या वजूहत हैं? इस वक्त मौजूद हूँ होलसेल की मार्केट में। सर बताएं इसकी क्या वजूहत है, कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है? भाई ये चावल तो हमारी काश्त है, इस पर क्यों इतना तेज़ी हो रही है? आप यकीन करें कि एक महीने के अंदर 70 से 80 रुपए किलो पे वो बढ़ गए चावल पे। जो टोटा चावल गरीब आदमी 70 रुपये 60 रुपये लेके जाता था, आज वो टोटा 110 रुपये बिक रहा है। और जो पौनिया जो कहलाता है वो 80-90 रुपये होता था, आज 120 रुपये। तो ये वजह ये है कि आज 300 रुपये के चावल हो गया है। 300 होलसेल के अंदर 300 290-300 रुपये का चावल हो गया है। 350 रुपये वाला चावल भी अवेलेबल हो है। तो ये इसका मतलब क्या है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है। क्या वजह है? कोई बोलता है एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करना है तो भाई पहले पाकिस्तान का तो सोचो कि पाकिस्तान में भी गरीब अवाम है, यहाँ 80% गरीब अवाम है बेचारी। तो ये तो देखो तो सही कि कितना दालों में बढ़े हुए हैं। चीनी देखो तो चीनी में बढ़ गए, चावल देखो तो चावल में बढ़े गए। आदमी क्या करेगा, किस तरीके से जिएगा? अब हर चीज़ में तो बढ़ा हुआ है। अब आप कोई भी दुकानदार, अब ये से दुकानदार जो होलसेलर लेके वो रिटेलर लेकर जाएगा तो वो भी तो अपनी मजदूरी रखेगा, उसकी थैलियाँ लगती हैं, उसकी वो शॉपर लगती है, सब कुछ लगता है, तो वो भी अपनी कमाई रखेगा, 10-20 रुपये वो भी रखेगा। अब ये बताओ कि इसके वजह क्या है, क्यों इतनी महंगी हो रही है? चावल इतना, हमारी काश्त तो हमारी है ना, चावल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, कोई इसका डॉलर का हिसाब नहीं है। ये तो पंजाब में हमारे अल्लाह की मेहरबानी है, इतने करम है, नवाजी है, तो ये तो पैदा उधर ही हो रहा है। चावल का क्या, चलो दालें इंपोर्ट है, उसके डॉलरों का मसला है। अभी आप दालें देखो, जो हमारी दालें सारी ये जितने इंपोर्टर हैं इनकी दालें सड़ रही हैं पोर्ट पे। 5000 कंटेनर, कम से कम 5000 कंटेनर वहाँ खड़े हुए हैं। डॉलर हो तो ये माल छूटेंगे तो इधर कम होगा कुछ। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो होलसेल मार्केट के ताजिर है वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जो आम शहरी है उनकी कुव्वत खरीद शदीद मुतासर हुई है। जो 5 किलो चावल लेता था अब वो 2 किलो पर आ गया है। इस हवाले से उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह को सोचना होगा और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। बहुत शुक्रिया काविश इस तफसील का। आगे बढ़ आपको बताएं, सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। तनख्वाह और पेंशन 30 दिसंबर को अदा की जाएगी। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सवाल से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध के सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि रवां साल के आखिर में और नए साल की शुरुआत में 3 रोज़ की छुट्टियां इन मुलाजमिन पर असरअंदाज नहीं होगी। इसलिए सिंध सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुलाजमिन को पेंशन और तनख्वाह की अदायगी 30 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। इस हवाले से महकमा खजाना सिंध ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च से इतवार के रोज़ की छुट्टी है। इसके अलावा 1 जनवरी और 2 जनवरी की बैंक की छुट्टी है, जिसके बायस इन मुलाजमिन को तनख्वाहें 30 दिसंबर तक अदा कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर महकमा इंसदाद तजावुज़ात का कराची के 2 अजला में ऑपरेशन जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नया गवर्नर सिंध और नया एडमिनिस्ट्रेटर कराची आने के बाद जो बल्दियाती इदारे हैं, ख़ासतौर पे KMC के मुलाजमीन की और अफसरान की तरजीहात जो है वो तब्दील होती दिखाई देती हैं। महकमा इंसदाद तजावुज़ात की अगर बात की जाए तो भरपूर अंदाज में कराची में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है।
2 डिस्ट्रिक्ट में बैक वक्त मेगा ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शामिल हैं। इस वक्त लियाकताबाद डाक खाने पर मैं मौजूद हूँ। चाराए पाकिस्तान है ये, और चाराए पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आज मुकम्मल तौर पर यानी 3 अट्टी से लेके सोराब गोट तक ये ऑपरेशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। इंसदाद तजावीज़ात की कार्रवाई जो है यहाँ पर जारी है। हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए तमाम ठेले पथारे और दीगर जो तजावीज़ात हैं उनको शाहराहों से हटाया जा रहा है, और शाहराहों से हटाने के साथ साथ जो रोड हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC इमरान राजपूत इस सारे ऑपरेशन को जो है वो लीड कर रहे हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन है इसकी फौरी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए जी, शहर का बहुत बुरा हाल है, ये आपके इल्म में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा है, उनकी हिदायत है कि जो वॉकवेज हैं, फुटपाथ हैं, उनको क्लियर करवाएं ताकि लोगों को आसानी पैदा हो। इसलिए इस सिलसिले में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो कि हमारा इमेजिनर रोड प्रेस मार्केट को फोकस किया हुआ है हमने, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद हम दूसरे फेजेस में जाएंगे, ये ग्रैंड ऑपरेशन हमारा है। बिल्कुल, इमरान राजपूत ये कह रहे थे कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। मशीनरी की कमी है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मीटिंग के दौरान रिक्वेस्ट की गई है। मशीनरी अगर आ जाती है तो शहर की शाहराहें। रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सफारी पार्क में हथनी, सोनिया की 16वीं और मलिका की 18वीं सालगिरह के मौका पर केक काटा गया। मजीद बता रही हैं शमाइला न्याजी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर आए। जी सर, ये बताइएगा, आप यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए हैं, हथनियों की जो सालगिरह की सेलिब्रेशन की गई और बच्चों को भी मदऊ किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे कि फितरत से बच्चों को जोड़ने के लिए और इस तरह के माहौल को महफूज करने के लिए? मैं समझता हूँ यहाँ आज बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है और जो वो खुश हैं, आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी देखा और मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस इवेंट का आज इनेकाद किया है और ये अवेयरनेस है कि हम किसी को भूल नहीं रहे हैं और सबको साथ लेके चलेंगे। और आज जिस तरह यहाँ बच्चों की आमद है और 2 जो हमारे एलिफेंट्स हैं, सोनिया और मलाइका, उनकी बर्थडे है, तो इंशाल्लाह अब इसी तरह कराची की रौनकें बहाल होंगी और हर जगह आपको लोगों की बर्थडेज भी नज़र आएंगी। और हम ये चाहेंगे कि कराची की गलियाँ जो वीरान होती जा रही हैं, जहाँ पानी खड़ा है, कीचड़ खड़ी है, मेन होल के ढक्कन नहीं है, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने ये कहा है कि सब जगहों पे विज़िट करें और मैं इनके साथ मिलके विज़िट करूँगा। और जो बहुत अरसे से काम नहीं हुए, जो छोटे छोटे काम हैं, बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के जो उनको नहीं मिल सके, हम उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे काम। और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से। जैसे कि हमने कामरान टिसोरी साहब का बयान सुना, उनका यही कहना था कि इस तरह के इक़दाम होते रहनी चाहिए और कराची को एक बार एक ऐसा शहर फिर से दोबारा से वो शहर बनाना है जहां अमन व अमान और आश्ती का दौर दौरा हो और इसी तरह हर मकाम पर न सिर्फ फितरत को महफूज किया जाए बल्कि गली चौराहे और चौकों पर भी इसी तरह से अमन और हर तरह से खुशियों की सेलिब्रेशन हो। जी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 12वां कन्वोकेशन आज ओझा कैंपस में मुनक्कद हुआ, जिसमें 2082 फारुगुल तहसील तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मौजूद हूँ और डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज की आज 12वीं कॉन्वोकेशन का उसका इनेकाद किया गया है और इस वक्त जो है फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को डिग्रीज जो हैं तफवीज़ कर दी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, एक तलबा मौजूद है, उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताएँ, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन तो पूरी उतरे हैं अब आपकी जो कारकर्दगी है? बहुत शुक्रिया आपका पहले तो, और इवेंट आज का बहुत अच्छा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और आज हमारी जो है कामयाबी का रंग हम लोगों ने देखा है और इस डिग्री को ख़ास तौर पे मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। वेल ऑर्गेनाइज था और सबसे बड़ी बात डिग्री जो है इन्होंने अपने वालिदैन को डेडिकेट की है, जिनकी मेहनत का और जिनके एतबार का जो सिला है आज इन्होंने पूरा किया। इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। आपके लिए भी बड़ा बाइस फ़ख्र है, ये बताएं दिन रात एक की मेहनत में? बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा दिन रात एक की इन्होंने। सही है। तो आप उनके वालिद हैं, आप ये बताएं कि पढ़ाई का जो ये सफ़र है जारी व सारी रखेंगे आगे भी? नहीं, इसने माशाल्लाह बहुत पढ़ा, शुरू से बड़ी मेहनत की, एडमिशन हमने लिया, हमने बड़ी दिक्कतें इसमें उठाई, नहीं अल्लाह ने इसका फल दिया हमें और आज इंशाल्लाह इनको कॉन्वोकेशन में डिग्री भी नसीब हुई
اور بڑے ہمیں خوشی ہو رہی ہے اپنی بچی کو ہو کے. بہت بڑی شکریہ. خوشی ہو رہی بہت ہے. خوشی. والدین جو ہیں بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں بھی نم ہمیں کافی دکھائی دیتی ہیں. طلبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ڈگری جو ہے تفویض کر دی گئی ہیں اور یقیناً ان کی جو محنت. دوسری جانب نجی اسکول میں سالانہ اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا. 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات نے مقابلوں میں حصہ لیا. مزید بتا رہے ہیں تابش. ہاں جی بالکل, بات کی جائے تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر قائد میں جس طرح دیگر اسپورٹس ہو رہے ہیں, تو یوں ہی اسکول کی جانب سے, نجی اسکول ہے کراچی پبلک اسکول, جس کی جانب سے اینول اسپورٹ ڈے کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں کبڈی, اس کے ساتھ ساتھ رسہ کسی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے اور دیگر اسپورٹ جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر قادری صاحب, اسپورٹس کوارڈینیٹر ہیں کراچی پبلک اسکول کے. سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اسی حوالے سے بات کی جائے, یہ ایونٹ کے حوالے سے خیال کہاں سے آیا اور اس طرح کے ایونٹس کتنے ضروری ہیں خاص طور پر گراس روٹ لیول پر ہونا؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ کراچی پبلک اسکول مور دین 40 ایئرز سے قائم ہے اور یہ مستقل اینول اسپورٹ ڈے کے نام سے, سوائے کووڈ کے ایک سال ہمارا لاس ہوا ہے, مستقل ہوتا ہے. اور ہماری ٹیچرز, انچارجز, بچے سب مل کر اس کو کامیاب بناتے ہیں. یہ PSHS کیمپس ہے ہمارا کیمبرج سیکشن کا, اور یہاں بچوں کا جوش و خروش سامنے ہے. ہم ہر سال کوئی نہ کوئی ایونٹ ایکسٹرا رکھتے ہیں. جیسے کبڈی ہے تو ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, کیونکہ ہمارے دیسی اور روایتی کھیل جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں, صرف کرکٹ, فٹ بال اور دس اینڈ دیٹ. تو ہماری خواہش ہے کہ ہاکی کو ریوائیو کیا جائے, کبڈی کو کیا جائے لوکل. تو اب میں یہ چاہتا ہوں آپ کو بتانا کہ کراچی پبلک اسکول کے 22,000 بچوں میں یہ ہر بچہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہر گیم میں. جی آپ نے دیکھا کیا کچھ کہنا تھا منیر قادری صاحب کا, اور وہ اس حوالے سے یہی کہہ رہے تھے کہ ایک جانب جس